तो चलिए हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, मैं मयूर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारतीय और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर डील करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन देखेंगे। मुझे पता है इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोग को बहुत ज्यादा टफ लगती है, इसके पेपर में स्कोर करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को और सरल बनाया जाए, इनके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सभी को कवर किया जाए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है यहां पर जो हमसे पूछा गया कि हु प्रपोज द फर्स्ट बजट इन मध्य प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो पहला बजट था उसे किसने पेश किया था। तो जो मंडलोई जी हैं, जो हमारे भगवंत राव अन्ना भाऊ मंडलोई जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का पहला जो बजट है वो यहां पर पेश किया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला बजट जो है वो 19 दिसंबर 1956 को पेश किया गया था। इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। 19 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला जो बजट है वो क्या किया गया, पेश किया गया। एक और आपको जानकारी दे देता हूं जो बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। यहां पर देखेंगे आप, अजय नारायण मुशरान जी का नाम लिखा हुआ। किसका? अजय नारायण मुशरान जी का नाम लिखा हुआ। और एक और नाम आपको बता दूं, राघव जी। ये जो अजय नारायण जी हैं ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कांग्रेस के, और ये हो जाते हैं राघव जी बीजेपी के। ये जो अजय नारायण जी है, इन्होंने लगातार 10 बार मध्य प्रदेश में बजट पेश किया है। कितनी बार? लगातार 10 बार। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और राघव जी जो हैं, इन्होंने भी 10 बार बजट पेश किया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें और इन्हें नोट डाउन कर दे। दोनों का नाम अजय नारायण मुशरान जी और राघव जी, ये कांग्रेस से, ये बीजेपी से। इसके अलावा जो हमारे भगवंत राव अन्ना भाऊ मंडलोई जी हैं, उन्होंने 19 दिसंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगला प्रश्न है सौदा पत्रक, है ना, ध्यान रखिएगा। क्या? सौदा पत्रक नाम का एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। और ये सौदा पत्रक जो है वो किससे रिलेट करता है, तो ध्यान रखना, ये हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेट करेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये 2021 को जो है वो लॉन्च किया जाता है, ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करेगा। 2021 अप्रैल में से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च किसने करा है ये देख लीजिए, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड जो है उसने क्या करा है, सौदा पत्रक नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, जिससे जो किसान हैं वो अपनी फसलों को जो बेचना चाहते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल तरीका जो है यहां पर लाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। तो यहां पर ओडीओपी पूछा जा रहा है किसका, इंदौर का। याद रखना बेहद ही आसान, हमारा जो इंदौर है वो पोहे के लिए फेमस है, और पोहे में क्या डालते हैं, आलू डालते हैं। तो जो पोटैटो है वो क्या हो जाएगा, हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा, मतलब आलू क्या हो जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंदौर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। पैसा ही पैसा होगा, गॉट रियल फ्रॉम दैट पिक ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पैसा ही पैसा होगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ें। पैसा होगा, इज्जत होगी, हर चीज होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू इंप्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम, है ना। यहां पर किसी भी सेंट्रल से स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो यहां हमसे जो पूछा गया, ऐसे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां हम ऑप्शंस पर जाएंगे तो यहां ध्यान रखिएगा, जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेंटर से, विलेज डॉटर स्कीम मतलब गांव की बेटी जो है मध्य प्रदेश 2005, पर इसमें हेल्थ वाला प्रावधान नहीं है, इसमें हायर एजुकेशन वाली जो चीजें हैं वो यहां पर प्रावधान में रखी गई है। इसके अलावा अगर हम यहां देख लें, गर्ल एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, ये भी हमारे मध्य प्रदेश की स्कीम नहीं है। तो हमारा आंसर जो है लाडली लक्ष्मी योजना हो जाएगा। बहुत ही फेमस योजना हमारे यहाँ की, 1 अप्रैल 2007 को इफेक्ट में आई थी। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कब, 1 अप्रैल 2007 जो है उसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रांट गिवन टू द फार्मर, है ना। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अनुदान की बात कर रहे हैं। भाई खेत तालाब स्कीम आई हमारे यहां पर, इसमें कितना अनुदान दिया जा सकता है मैक्सिमम, तो ध्यान रखिएगा इसमें 50% जो अनुदान है वो सभी किसान वर्गों को दिया जाता है जो भी खेत तालाब स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। ये अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है हमसे ये यहां पूछा जा रहा है, तो ये 16,350 रुपए जो है ये पूरा यहां पर अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम होगा तो कितना, 16,350 रुपए जो है वो मैक्सिमम अमाउंट होगा। 50% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर हर किसान को दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द प्रपोज्ड न्यू इंडस्ट्रियल एरिया की बात किया जा रही है।
यहां पर मोहाना के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मोहाना एकदम न्यू एरिया तो नहीं है, इसे प्रपोज बहुत पहले ही कर दिया गया था इंदौर में, और ये जो क्षेत्र है इसे फिर से, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसे फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो मोहाना है उससे आंसर बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। इंदौर जो है वहीं पर पड़ता है ये मोहाना इंडस्ट्रियल एरिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां मैच करना था हमें, और मैच क्या करना है, हमारे 5 ईयर प्लान दिए गए हैं और कौन सा डेवलपमेंट मॉडल यहां पर यूज किया गया था इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम पहले उस पर कि हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो किसके ऊपर था। तो ध्यान रखेंगे सभी, हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो क्या था, वो था हमारा फर्स्ट प्लान। उसके बाद सेकंड प्लान जो है वो महलनोबिस था। उसके बाद में अगर मैं तीसरे प्लान पर आ जाता हूं तो तीसरा प्लान हो जाता है मेरा एस चक्रवर्ती मॉडल, और चौथा जो जाएगा वो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल। इन चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम 2 प्लान के बारे में हमेशा पढ़ते हैं, जैसे कि जो होता है हैरोल्ड डोमर, उसके बाद में महलनोबिस, है ना, पर हम एस चक्रवर्ती मॉडल और अशोक रुद्र मॉडल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो इसे नोट डाउन करके रखिएगा, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द एगमार्क एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये जो एग्रीकल्चरल मार्क बताता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनके बारे में बताता है, उसे इंप्लीमेंट कब किया गया ये हमसे पूछा जा रहा है यहां पर। तो ध्यान रखिएगा 1937 में जो है इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इसे अमेंड भी किया गया, कब अमेंड किया मैं यहां पर बता देता हूं। 1986 में इसे फिर से अमेंड किया गया था, किसके द्वारा, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, सबसे पहले 1937 में इसे इंप्लीमेंट किया गया और 1986 में इसे क्या किया गया, फिर से अमेंड किया गया, मतलब संशोधित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, है ना। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो संस्थागत ऋण वाली चीज होती है हमारे कृषि क्षेत्र के लिए, वो इसमें से कौन सी नहीं है। तो आप सभी को पता होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहां ऑप्शन में दिया गया है, जो है क्या, मनी लेंडर, है ना, मतलब क्या, जो साहूकार होते हैं वो यहां पर कभी भी नहीं आएगा इस चीज में, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है मैच करना है हमें यहां पर फिर से कुछ योजनाएं दी गई है, उनके वर्ष पूछे गए हैं कि कब कौन सी योजना जो है वो लागू की गई थी। तो ध्यान रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 का हो जाएगा। कब का हो जाएगा, 2001। साक्षर भारत की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा 2009 का। वहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1987 में ही आ गया था, और नेशनल लिटरेसी मिशन जो है 1988 का है। फिर से देख लें एक बार, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 का, साक्षर भारत 2009 का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 एंड नेशनल लिटरेसी मिशन इज फॉर 1988। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल सेक्टर से रिलेट करती हैं। ऐसी योजनाओं को जरूर पढ़ें और इन्हें याद रखें, इनके प्रावधान भी याद रखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। यहां पर आपको कुछ प्रोग्राम दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। जो हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आता है उसमें 5 योजनाएं आती है। वो 5 योजनाएं मैं आपको पहले यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, तो जो वृद्ध पेंशन स्कीम है इंदिरा गांधी, वो आती है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज फिर इंदिरा गांधी के नाम से जो विधवा पेंशन स्कीम है, मतलब क्या, विडो पेंशन स्कीम है, वो इसमें आएगी। उसके बाद में जो डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है ये आती है। फिर आती है फैमिली बेनिफिट स्कीम, और उसके अलावा एक अन्नपूर्णा योजना जो है वो भी इसमें ऐड की गई। तो ऐसी 5 स्कीम आती है, उसे मिलाकर बनता है हमारा क्या, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। पर यहां पर हमें ऑप्शन में नेशनल पल्स पोलियो भी दिया गया था, इसलिए हो जाएगा हमारा आंसर। पल्स पोलियो के बारे में जरूर जान लीजिए। 1995 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन क्या हुआ, ये यहां पर लॉन्च किया गया था जो हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम है, 2 अक्टूबर 1995। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है इंडिया एज एन एसोसिएट मेंबर, है ना। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का एक एसोसिएट मेंबर है। एसोसिएट मेंबर का मतलब व्यापार क्षेत्र में जो सहयोगी होता है वो इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा आसियान हो जाता है ना, जो आसियान है क्या है, ये उसका सहयोगी है व्यापार क्षेत्र में। आसियान में टोटल 10 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 2 नए ऑब्जर्वर ऐड किए गए हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ईस्ट तिमोर और पापुआ न्यू गिनी जो है वो क्या है, वो ऑब्जर्वर की कैटेगरी में यहां पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहां पर हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बिल्कुल मुंबई में है। सेबी की बात की गई है, मतलब शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो मुंबई में हो जाएगा। एडा की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो है एडा, हैदराबाद में है बिल्कुल। उसके अलावा जो ट्राई की बात कर रहे हैं, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेबी हमारा आंसर है। इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप लोग।
अगर मैं बात करूं सेबी की, ये बना कब था, तो 1988 12 अप्रैल को जो है इसका गठन किया गया था और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो एक चीज को ध्यान रखें, जब भी इंडिया की बात की जाए फर्टिलाइजर वाली चीज में तो तीसरा स्थान आता है प्रोडक्शन में, पर अब कंजप्शन में मतलब उसे उपयोग करने में दूसरे स्थान पर है। जो खपत है हमारे यहां वो दूसरे स्थान पे आती है, पर अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन में तो हम तीसरे स्थान पर होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच इज द सर्टिफिकेशन मार्क फॉर द फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी तरीके से सर्टिफाइड होंगे उसे इंडिया ऑर्गेनिक का टैग दिया जाता है। किसका? इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से इसे सर्टिफाई किया जाता है। यहां पर ये जो है ये नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है उसके अंतर्गत इशू किया गया था और सन 2000 में जो है इसे इशू किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सन 2000 और इंडिया ऑर्गेनिक नाम से इन चीजों को मार्क किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर सेबी का फॉर्मेशन 1992 का होगा। ठीक है सौरभ, एक बार चेक कर लेंगे। मेरे अनुसार शायद, चलिए देखते हैं, एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात की जा रही है 2023 की। यहां पर बोला जा रहा है जो एक्सपोर्ट करना है हमें गुड्स और सर्विसेज, कितना 2 ट्रिलियन का जो हमने टारगेट रखा है गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए, वो किस वर्ष तक रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे 2030 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ष, टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 ट्रिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो 2030 तक का टारगेट रखा गया है। और ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो कब डिसाइड हुई है, 2023 की फॉरेन पॉलिसी में ये टारगेट सेट किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 2023 में मध्य प्रदेश का जो सस्टेनेबल स्टेचरी स्टेटस मिला था 30 जनवरी 1992 को, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इन चीजों को, बाकी फिर से एक बार चेक कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। यहां पर हमसे जो पूछा जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश का जो रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो रैंक क्या है 2023 में। तो ध्यान रखिएगा 17वें रैंक पर हैं हम। किस रैंक पर? 17वें रैंक पर हैं। और पहले रैंक पर कौन आता है? पहले रैंक पर केरला आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे भी इसका एक प्रश्न आने वाला है, उसमें और डिटेल आपको दी जाएगी। चलिए आगे आते हैं। द स्कीम रन बाय द मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, है ना, यहां पर कुछ स्कीम दी गई है जो मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो चलाता है। तो यहां देखिए कौन कौन सी है। होम स्टे स्कीम बिल्कुल आती है, होम स्टे। उसके बाद में रूरल होम स्टे भी लाई गई, साथ ही साथ में बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों स्कीम है जो हमारा मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन स्कीम्स को चला रहा है। ठीक है, तो जो तीनों है वो क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देयर इज नो प्रोडक्ट इंक्लूडेड इन द जीआई टैग, यहां पर हमें बताना है इन प्रोडक्ट में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जीआई टैग में इंक्लूडेड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कारपेट जो है वो ग्वालियर से बिल्कुल है। गोंड पेंटिंग की अगर मैं बात कर लूं तो जो गोंड पेंटिंग है हमारे डिंडोरी वाला जो क्षेत्र है वहां से इसे भी ऐड किया गया है। भील पेंटिंग जो है ये नहीं आती है, पर याद रखिएगा जो पिथौरा भित्ति चित्रकला होती है वो जरूर गोंड बनाते हैं और वो जरूर इंक्लूडेड है, पर भील पेंटिंग भील बनाते हैं और जो भील है भील पेंटिंग यहां पर एडेड नहीं है। बाकी बाटिक प्रिंट की अगर मैं बात करूं तो उज्जैन से ये भी हो जाता है। यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा क्या, भील पेंटिंग। कारपेट फ्रॉम गौरियल, ये हस्त निर्मित क्या होते हैं, कारपेट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। गोंड पेंटिंग जो है वो डिंडोरी की है, बटिक जो है वो कहां का है, उज्जैन का है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाउ मेनी मेजर पिलर आर देयर इन द सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश, है ना। तो जो मध्य प्रदेश का सेल्फ रिलायंट रोड मैप बनाया गया 2023 में, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उस रोड मैप के अकॉर्डिंग यहां पर हमसे पूछा गया कि उसमें कितने पिलर हैं, मतलब कितने स्तंभ है। तो ध्यान रखिएगा 4 स्तंभ होंगे इसमें। 2023 का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है उसमें 4 स्तंभ होंगे। 4 स्तंभ यहां पर देख लीजिएगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, गुड गवर्नेंस वाली चीजें यहां पर होगी, हेल्थ एजुकेशन होगा और साथ ही साथ में इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट वाली चीज भी यहां पर होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न फिर उसी चीज से रिलेट करता है जो हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, उसी चीज से। यहां पर हमसे पूछा गया कि इसमें कौन सा पिलर है जो इंक्लूडेड नहीं है या फिर ये सभी होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड गवर्नेंस ये हमने अभी देखा, पहला और दूसरा। हेल्थ एंड एजुकेशन भी देख लिया, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट भी देख लिया। तो ये जो सारे हैं यही हो जाएगा हमारा आंसर। उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, पिलर्स को याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न जो है वेयर विल द फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफॉर्म, मतलब क्या पूछा जा रहा है, खाद्य फलियां अनुसंधान मंच जो है वो कहां पर स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे सीहोर का अमलहा क्षेत्र है वहां पर इसे स्थापित किया गया है। कहां पर, सीहोर का जो अमलहा क्षेत्र है वहां पर इसे स्थापित किया गया है। जो खाद्य फलियां होती है उसका जो अनुसंधान मंच है उसे अमलहा सीहोर में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश हैज द राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड, यहां ध्यान रखिएगा पहला इनलैंड गैस बेस्ड एचबीजे पाइपलाइन जो है
वो कहां पर है हमें ये बताना है। जो एचपीजी पाइपलाइन है वो वैसे भी ऑलरेडी बहुत फेमस है, जब भी आप इसकी बात करेंगे आपको विजयनगर वाली जो चीज है यहां पर याद रखनी होगी, सॉरी विजयपुर वाली जो चीज है वो यहां पर याद रखनी होगी, विजयनगर नहीं, वो तो इंदौर में है। ये जो विजयपुर है इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एचबीजी पाइपलाइन इससे ही रिलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहां पर हमें मैच करना है, ये कुछ इंडस्ट्रीज दी गई हैं, ये क्या क्या बनाती है उस हिसाब से इनकी लोकेशन है। सबसे पहली चीज पर आते हैं, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है भाई लाख मेकिंग वाली चीज, तो आप सभी को पता होगा उमरिया में जो है वो लाख की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई है। जूट मिल की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा राजगढ़ में है जूट मिल। वॉच फैक्ट्री सभी को पता होगा बैतूल में एचएमटी, और लिकर की अगर मैं बात करूं रतलाम, जहां पर जो अंगूर अनुसंधान वाली चीजें हैं वो भी वहां पर होती है। तो जो रतलाम है वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल के लिए हो जाएगा या फिर लिकर के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिकल सेल एनीमिया। यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, सिकल सेल एनीमिया की बात की जा रही है, इसके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। सबसे पहली चीज ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में जो हमारे आरबीसी होते हैं वो हर्षियाकार रूप ले लेते हैं और उसके कारण क्या होता है, उनका बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण शरीर में खून की कमी आने लगती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया 2047 तक, बिल्कुल इंडिया ने टारगेट सेट कर दिया है 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया जो है उसे यहां से पूरी तरीके से हटा देंगे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मिष्टी, यहां पर मिष्टी के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म पूछने की संभावना बहुत सारी होती है इकोनॉमिक्स में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो मिष्टी है उसका संबंध किससे हमसे ये पूछा गया है। ध्यान रखेंगे जो मैंग्रोव प्लांटेशन है उससे इसका संबंध है। यहां पर मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, यहां आ जाइए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम इज मिष्टी। क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम जो है क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिष्टी का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस एक्ट के अंदर नोटिफाई किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1986 का, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है, और ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, इसी एक्ट के अंदर ये आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है द पर्पस ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, मतलब जो पीएफएमएस है उसका यहां पर पूछा जा रहा है कि जो पर्पस है वो क्या होता है। तो एक्चुअल में जो प्लानिंग वाली जो चीजें होती है उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जवाबदेही को समझ पाए, उस चीज के लिए इसे यहां पर लॉन्च किया गया है। मतलब क्या, लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल हो सकें, टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग प्लान्स। ठीक है, तो जो डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर लोगों की जवाबदेही की बात की जाती है और उनकी जवाबदेही प्लानिंग में जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए पीएफएमएस जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, जो इंतरिम बजट आया है 2024-25 का, गवर्नमेंट लेड एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंट इन ऑयल सीड, है ना। तो क्या हुआ, जो 2024-25 से वहां पर इंतरिम बजट आता है और यहां पर जो आत्मनिर्भरता वाली चीज है ऑयल सीड्स के लिए, यहां पर उसकी बात की जा रही है। उसके अंतर्गत कितनी क्रॉप्स जो है उसे रखा गया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर मस्टर्ड होगी, ग्राउंड नट होगी, सीसम, सोयाबीन, पर पाम यहां पर नहीं होने वाला है। मतलब सरसों, मूंगफली, तिल और सोयाबीन जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर जो ऑयल सीड प्रोग्राम है उसके अंदर ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है आकांक्षा स्कीम के बारे में आप सभी को पता होगा, जो अंडर प्रिविलेज्ड जो भी बच्चे होते हैं जो स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं फिलहाल, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड से खासकर रिलेट करती है, उन्हें ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखिएगा यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा टीच अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन थ्रू ऑनलाइन मींस, है ना। किन एग्जाम के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इन सिलेक्टेड बच्चों को एक एग्जाम के बाद में क्या किया जाता है, यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। यहां पर क्या है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसके बारे में बात की जा रही है। दो स्टेटमेंट हमें यहां पर दिए गए हैं, देखते हैं क्या है वो। इट्स पर्पस इज टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल, जो हमारे नए नए उद्यमी हैं SC/ST और वुमेन, है ना, SC/ST ग्रुप और वुमेन ग्रुप जो है उसके जो नए नए एंटरप्रेन्योर है उन्हें प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल एनकरेज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। दूसरी चीज है इट मेक प्रोविजन फॉर रीफाइनेंस थ्रू SIDBI, है ना। तो जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो यहां पर रीफाइनेंस फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही हो जाएंगे एंड बोथ ए एंड बी इज आंसर। चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, सतत विकास लक्ष्य की, तो वहां पर जो हमारा नीति आयोग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और नीति आयोग जो है वही क्या करता है, ये रैंकिंग वाला काम कर रहा है हमारे यहाँ पर, कि जो हमारे 17 एसडीजी हैं उसमें किस तरीके से सारी स्टेट्स जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए नीति आयोग जो है वो जिम्मेदार होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है वो है विच कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। यहां पर क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके? तो यहां आ जाइए, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी जो है वो इसी चीज के लिए आई थी। उन्होंने यही प्रयास करा जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं इसी विषय में। तो ध्यान रखिएगा कौन सी, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी जो है वो हमारे लिए यहां पर आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न पर, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, है ना, यहां पर हमसे एक बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है जो इंडियन इंस्टीट्यूशन कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट इन द रुपीज इंस्टेड ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब बॉन्ड वाली चीजें आती है तो बॉन्ड से हम क्या करते हैं, मनी रेज करने का काम करते हैं। जब हम फंड रेज करने होते हैं तो इंडिया जब फॉरेनर्स से क्या करता है, जब फॉरेन कंट्री से फंड रेज करने का काम कर रहा है, और अगर वो फंड इंडियन रुपीज में जो है रेज किया जा रहा है रेदर देन फॉरेन करेंसी, तो उसे हम मसाला बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या मसाला बॉन्ड जो है वो इंडियन करेंसी में फॉरेनर्स से क्या करने वाला है, फंड रेज वाली चीजें करने वाला है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑन विच डेट द ऑम्बड्समैन स्कीम, यहां पर क्या है, ऑम्बड्समैन स्कीम लाई गई, किसके लिए, एनबीएफसी के लिए, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए चीज लाई गई है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एनबीएफसी का। ये कब लाई है हमसे ये पूछा गया है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे 23 फरवरी 2018 को स्कीम लाई गई है। ऑम्बड्समैन जो है, जो लोकपाल है, वो क्या करते हैं, वो करप्शन वाली चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वहां पर सारी शिकायतें की जा सकती है। एनबीएफसी इसके दायरे में इसी 23 फरवरी 2018 से आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट स्कीम की यहां पर बात की जा रही है। जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट स्कीम है ये किसके अंतर्गत लॉन्च की गई, तो ध्यान रखिएगा एक स्कीम चलती है जिसे कहा जाता है लीड बैंक स्कीम। ठीक है, क्या कहा जाता है, ये जो लीड बैंक वाली चीजें हैं इसका अर्थ समझ लीजिएगा। लीड बैंक होते क्या हैं, कोई एक प्रमुख बैंक होगा किसी ना किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो है वो ये काम करेगा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली चीजें हैं, जो छोटे सेक्टर है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सके, लोगों को प्रमोट कर सके। तो ये क्या करता है, क्रेडिट, एमएसई और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे बढ़ावा देने का काम करता है, और एज अ लीडर काम करता है वहां का एक कोई मेन बैंक। ठीक है, बाकी सभी को अपने पीछे पीछे लेके चलता है और लीड करने का काम करता है। उसी के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। यहां पर इंडिया के बारे में कुछ चीजें दी गई है, क्या क्या चीजें सही है ये हमें देखना है। सबसे पहली चीज पे आते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंडिया में हुआ है, बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक, बिल्कुल। उसके अंदर जो बैंक ब्रांचेस है वो ओपन की जा रही है रूरल एरिया में। पर ये क्यों पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर वित्तीय समावेशन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली चीज होती है, क्या सभी चीजें उसमें रोल प्ले करती है। क्या बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करना उसमें सहायक हुआ, आरआरबी जो हमने खोले क्या वो सहायक हुए, क्या रूरल एरिया में बैंक ब्रांचेस सहायक हुई, तो बिल्कुल जो वित्तीय समावेशन वाली चीज होती है जिसमें गरीबों को भी, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उन्हें भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कम से कम दरों पर, इस चीज के लिए वित्तीय समावेशन लाया गया था। और बिल्कुल इन सभी चीजों ने इसमें हेल्प करी है, मतलब तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो हमारा आंसर होगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग की यहां पर बात की जा रही है। इंडिया मींस गिविंग लोन टू हुम। ध्यान रखिएगा, जब हम प्राइमरी सेक्टर मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, जब उन्हें लोन देने की बात करते हैं तो उसमें हमारे सभी ऐसे बेसिक सेक्टर आ जाते हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या करने वाले हैं, बूस्ट करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, जो उसका बेस होते हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर। एग्रीकल्चर बिल्कुल हमारा बेस है। जो हमारे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो एंटरप्राइजेस हैं, उसके बारे में अगर हम बात कर ले, माइक्रो और स्मॉल एमएसएमई जो होते हैं उन्हें भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसी में। साथ ही साथ में जो वीकर सेक्शन होते हैं उन्हें भी लोन प्रोवाइड करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है, और इसी के तहत इन सभी वर्गों को क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर। यहां पर गवर्नर दिए गए हैं हमारे आरबीआई के, और पूछा गया है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जमाना है। तो आ जाइए इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो कौन हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे आईजी पटेल, जो हमारे 14वें आरबीआई के गवर्नर थे। कौन से नंबर के, 14th आरबीआई गवर्नर थे। उसके अंदर 15th कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो 15th हो जाते हैं।
फिर अगर मैं आ जाता हूं रंगराजन जी पे, सिंह सी रंगराजन जी, वो 19वें गवर्नर है। यहीं डी सुब्बाराव जी की मैं बात कर लूं तो ये 22वें गवर्नर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा सकते हैं। अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न कह रहा है फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स की यहां पर बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा ये जो PQLI होता है ये हर कंट्री की बारे में बताता है कि वो कंट्री के लोग कितने ज्यादा, उनकी जो फिजिकल क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा बेटर है ना, मतलब उनकी हेल्थ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को यहां पर देखा जाता है। ये एक प्रकार का इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था। किसने इसे डेवलप किया यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखें मॉरिस डी मॉरिस जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसे डेवलप करने का काम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। मॉरिस डी मॉरिस का नाम याद रखिएगा PQLI से रिलेट करते हुए। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसमें जो आशा वर्कर होती हैं उनका यहां पर काम क्या क्या है, तो इस चीज को ध्यान रखें बिल्कुल। सबसे पहली चीज, टेकन वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी एंटीनेटल केयर, है ना, तो जो प्रेगनेंसी के समय पर जो एंटीनेटल केयर वाली चीजें होती है उस चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप वाली चीजों के लिए प्रमोट करती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज किया जाता है जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सके किसका, प्रेगनेंसी वाली चीज का, और ज्यादा बेटर तरीके से जो मां है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ख्याल रखा जा सके। अगली चीज, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। बिल्कुल, जो आशा वर्कर है हमारे खासकर रूरल एरिया में काम करते हैं और वहां पर इम्यूनाइजेशन और जो न्यूट्रिशन वाली चीज है उसके लिए लोग अवेयर नहीं होते हैं, इनका काम है अवेयरनेस फैलाना। आखिरी स्टेटमेंट दिया गया चाइल्ड डिलीवरी, तो ध्यान रखिएगा ये चाइल्ड डिलीवरी वाली चीजों को डील नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट किया जाता है जिससे जो मदर मोर्टालिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसमें हम बेहतर कर सकें, मतलब ज्यादा सुधार कर सकें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3 इज आवर आंसर। ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर रोजगार योजना। यहां पर क्या है, जवाहर रोजगार योजना के बारे में पूछा जा रहा है। एक पुरानी योजना हो जाती है हमारी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं देखते हैं, क्या क्या सही है और क्या गलत है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ रूरल एरिया, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहां के युवा हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए आई है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड यूथ, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में स्ट्रेंथनिंग द रूरल एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो मेरे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इज माय आंसर। तो यहां पर ये रोजगार प्रोवाइड करने के लिए आई है, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने वाली जो चीजें हैं वो यहां पर होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ऑन अक्टूबर 11, 2014। तो यहां पर 2014 में कौन सी ऐसी स्कीम है 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस के दिन जो लॉन्च की गई थी। तो ध्यान रखिएगा जो हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना होती है, कौन सी सांसद आदर्श ग्राम योजना होती है, ये इसी दिन लॉन्च की गई थी। इसमें जो सांसद होते हैं वो हमारे गांव के विकास के लिए काम करते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा जो फंड होते हैं वो इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे विकास कार्य वहां पर कर सके, सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फ्री ट्रेड जोन के बारे में पूछा जा रहा है। एस्टेब्लिश किए गए इंडिया में, क्यों किए गए यहां पर ये देखते हैं। डेवलपमेंट करना है किसका, बैकवर्ड एरिया का, ठीक है भैया। उसके अंदर फॉर प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू प्रमोट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, या फिर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है जब ये फ्री ट्रेड जोन बनाए जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ही बनाए जा रहे होंगे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा आंसर। ये जो EPZ है, इस चीज के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एशिया का पहला EPZ बना था, है ना, वो कहां पर बना था, तो ये बना है कांडला में 1965 में। जो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन जो है वो कांडला